हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम मई महीने का करंट अफेयर कवर कर ही रहे थे। राजस्थान की ऑलरेडी हमने क्लास कर ली है। उसमें लगभग 3 घंटे की क्लास हुई है, जिसमें राजस्थान के सभी डायमेंशन के अंदर हमने बात की है, करंट के हिसाब से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था उसके बारे में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी वाला जो मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर अगर आपके है। वैसे भी करंट अफेयर के हिसाब से तो देखो इंपॉर्टेंट है, पर मान लो अब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अलग से मेंशन किया गया है, प्रौद्योगिकी के बारे में अलग से बात की गई है। तो वहाँ पर इसका जो वेटेज है, अंक बार है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा है, जिसके प्रकार हमने जो है वो आपके जो करंट अफेयर पिछले महीनों का हम पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से मई महीने का, मई 2026 का जो टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब टेक्नोलॉजी को मुख्य रूप से अगर हम डिवाइड करें तो चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद में बात करें डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है आईसीटी वाला, मतलब कंप्यूटर वाला जितना भी पोर्शन है। अब इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आपका सेमीकंडक्टर कोई डिवाइस है, प्रोसेसर कोई बनाया गया, जैसे विक्रम आपका प्रोसेसर था वो बनाया गया है। तो इस प्रकार का जितना भी है वो आईसीटी के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। और लास्ट में आपका मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो टेक्नोलॉजी है, या फिर अन्य जितनी भी प्रौद्योगिकी संबंधित कोई बात हो रही है, तो वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में बहुत शानदार हमारा करंट का जो है वो आप सभी ने देखा होगा कि भाई ठीक ठाक बैठ गया करंट, है ना। उसी प्रकार हम प्रयास करेंगे कि उससे और बेहतर करके एक दो क्वेश्चन थे जो बाहर थे, जैसे मान लो अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, उनमें से 8 9 क्वेश्चन जो है अपने बैठ रहे थे। दो पेपर अभी तक हुए हैं, दोनों के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी एग्जाम में भी जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिले, परंतु मिनिमम इनपुट के साथ में। अब जैसे एसआई की मैं बात करूं, एसआई की एग्जाम में मुश्किल से 100 दिन नहीं बचे हैं। ऐसी कंडीशन में सारा कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे, पर उन चीज़ों को हिट करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और या फिर आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले की बात करें तो एक देखो, दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंटरनेशनल, जो आपकी घटनाएं हैं, इंटरनेशनल जो इवेंट हुए हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। उसमें आपका पहला कौन सा है? तो पहला आपका है स्टारशिप V3। स्टारशिप V3 जो है, ये किस कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का। स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, और इसकी 12वीं लगातार जो है वो सफल उड़ान यहाँ पर देखी गई है। इसकी जो उड़ान है वो कहाँ से हुई है? टेक्सास के अंदर से। और इसने क्या किया है कि भैया, जो आपका स्पेस एक्स है, अब ये स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है? आपको ध्यान रखना है, एलन मस्क की। एलन मस्क जो है, एक तो स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष से संबंधित काम करती है, एक जो है वो टेस्ला है। टेस्ला गाड़ियों से संबंधित, ईवी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उनसे संबंधित काम करती है। और एक आपका जो है वो एक्स या फिर ट्विटर जो है, वो भी जो है वो एलन मस्क के पास में ही है। तो ये तीन कंपनियां हैं, उसमें से स्पेस एक्स जो है वो काम करती है, बेसिकली जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित, रोबोटिक्स के लिए भी काम करती है। तो आपको ये ध्यान रखना, स्टारशिप V3 जो है वो किस कंपनी से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने पूछा था कि भाई कौन सी उड़ान कौन सी कंपनी से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टारशिप V3 जो है, इसकी 12वीं उड़ान हुई है। इसने जो है वो लगभग आप ये मानिए कि चलिए कि घंटे भर, 1 घंटे के आसपास उड़ान भरी थी। और उस उड़ान में इन्होंने नकली उपग्रह को भी क्या किया है? प्लांट किया था। और उसके बाद में हिंद महासागर में इनकी जो है वो इसकी जो है वो लैंडिंग हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो इस प्रकार की ये रॉकेट है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भैया स्पेस एक्स की कौन सी है जिसकी 12वीं उड़ान हुई है? तो स्टारशिप V3 हुई है। नेक्स्ट है चीन का सेंझाऊ 23। एक प्रोजेक्ट मान लीजिए, अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है, जिसमें कुल मिलाकर 3 लोगों को भेजा गया है। दो तो चाइनीज हैं और एक आपके कहाँ के हैं? हांगकांग के। एक कहाँ के हैं? हांगकांग के। तो तीनों का नाम ध्यान रखना है, झू, झांग और लाई। इस तरीके से नाम ध्यान रख लेना, झू झांग लाई, झू झांग लाई, ठीक है। इनमें से ये जो लाई है ना, लाई, ये कहाँ की है? हांगकांग की है। और ये दोनों कहाँ के हैं? ये आपके जो हैं वो चाइना के हैं। इनमें अगर आपसे टाइम पूछे तो टाइम का आपको ध्यान रखना है। इनमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो 1 साल के आसपास रहेंगे, मतलब 365 दिन रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि 180 दिन, मतलब लगभग 6 महीने बाद में वापस आ जाएगा। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सेंगझाऊ। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सेंझाऊ है। तीन का प्रोजेक्ट था। और अगर रॉकेट की पूछे तो लॉन्ग मार्च 2F ये रॉकेट है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। ये आप देख सकते हैं, ये तो आपकी रॉकेट हो गई और ये आपके जो है वो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। ये लाई जो है वो आपकी हांगकांग से है। नेक्स्ट आपका यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो है मिशन दृष्टि। देखो बेसिकली होता क्या है कि मिशन दृष्टि जो है वो आईआईटी मद्रास के पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेंगलोर के अंदर एक स्टार्टअप किया है, और उस स्टार्टअप का क्या नाम है? गैलेक्सी आई। क्या नाम है? गैलेक्सी आई नाम है। अब इस गैलेक्सी आई के द्वारा एक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये उपग्रह पहला जो है वो आपका ऑप्टोसौर उपग्रह है। ऑप्टोसौर जो है वो मुख्यतः दो शब्दों से बना है। एक तो ऑप्टो, ऑप्टो का मतलब है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल से ऑप्टो बना है। और सार का आपको ध्यान रखना है, सार का मतलब है सिंथेटिक एपरेचर रेडार। सिंथेटिक एपरेचर रेडार। तो सार और ऑप्टो या ऑप्टिकल से जो है ऑप्टोसार बना है। बेसिकली इसमें होता क्या है, दो अलग अलग प्रकार के सेंसरों को एक ही उपग्रह में डाला गया है, और ये फोटो जो है उसकी क्लियरिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैलिफोर्निया से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। स्टार्टअप कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, गैलेक्सी आई जो है वो स्टार्टअप का नाम है। कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर। किसके द्वारा फाउंड किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपके आईआईटी मद्रास के पूर्व स्टूडेंट हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक तो इसमें कैमरा लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है, और इसके साथ साथ में सिंथेटिक एपरेचर रेडार लगा हुआ है। तो ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, और उसका आउटपुट क्या निकलता है कि भैया बादल वगैरह भी अगर हो गए ना, तो भी 1.8 मीटर तक की हाई रिजोल्यूशन वाली तो स्पष्ट फोटो हैं वो ये खींचने का काम करेगा। मिशन का क्या नाम है? तो मिशन दृष्टि। दृष्टि का मतलब देखने का काम करेगा, कैमरे से देखेगा और फिर उसकी फोटो खींच लेगा। बात करें गैलेक्सी आई, तो गैलेक्सी आई ने ये टारगेट रखा है कि अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 साल में हम क्या करेंगे, ऐसे 30 उपग्रह और जो है वो यहाँ पर भेजने का काम करेंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्टोसौर उपग्रह किस कंपनी के द्वारा? गैलेक्सी आई के द्वारा, और मिशन दृष्टि। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अग्नि मिसाइल। इस वर्ष अग्नि मिसाइल के लगातार जो है वो प्रक्षेपण किए जा रहे हैं, सफल तरीके से इनका जो है वो परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में मई महीने में 2 बार, एक तो अग्नि फर्स्ट का और एक अग्नि फिफ्थ का, दोनों का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। दोनों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर मान के चलो कि अग्नि की इतनी चर्चा हो रही है, तो हो सकता है स्टैटिक जीके से भी कुछ चीज़ें पूछ ले, इनकी रेंज को लेकर पूछ सकता है, इनके वर्जन को लेकर पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अग्नि जो मिसाइल है उसके 5 तो हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, ये तो हैं वर्जन, और एक जो है वो प्राइम है, अग्नि प्राइम, अग्नि पी जिसे बोलते हैं। अग्नि प्राइम जो है वो बेसिकली अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड, इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे अगर आप देखोगे कि अग्नि 2 जो मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है, और अग्नि प्राइम जो है उसकी भी रेंज को 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अग्नि फर्स्ट की बात करें तो 22 मई को एसएफसी, भारतीय जो सेना है इसकी कमांड है सामरिक बल कमान, एसएफसी, इनके द्वारा चांदीपुर के अंदर अग्नि फेस्ट का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। डिजाइन की बात करें तो डीआरडीओ की एएसएल है, डीआरडीएल है, और आरसीआई लैब है, ये मतलब लैब के नाम है। इन्होंने हैदराबाद के अंदर क्या किया है? इसका सफल परीक्षण किया। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी रहती है? 700 किलोमीटर। फर्स्ट की जो है वो 700 किलोमीटर रहती है। सेकंड की बात करें तो वो लगभग जो है वो बढ़ के 2000 के आसपास में हो जाती है। इसका खुद का वजन जो है वो 12 टन का है, परंतु ये पेलोड, पेलोड का मतलब है अगर ये मिसाइल है तो इस मिसाइल के ऊपर कितना वजन हम ले जा सकते हैं, बम वगैरह का, बैलिस्टिक जो आपका विस्फोटक सामग्री है वो ले जा सकते हैं। तो 1 टन का तो इसका जो है वो पेलोड है। 1 टन परमाणु हथियार ये ले जा सकती है, और 12 टन इसका खुद का है। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बैलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से अगर आप कोई रॉकेट छोड़ते हो तो होता क्या है, ये आधे रास्ते तो क्या करता है, आधे रास्ते तो जो है ये फ्यूल के सहारे या इंजन के सहारे चली जाती है, और फिर होता क्या है, यहाँ से जैसे ये यहाँ पर पहुंच गई तो इसके बाद में जो है ये गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे पृथ्वी पर वापस आती है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली वाली मिसाइल को क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है।
अग्नि के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया अग्नि जो है वो 2004 के अंदर भारतीय सेना के अंदर शामिल की गई थी, और उसके बाद में लगातार इसके जो है वो उत्कृष्टता के साथ में चरण जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे अग्नि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अग्नि फर्स्ट जो है इसकी रेंज 700 किलोमीटर है, सेकंड की बात करें तो 2000 किलोमीटर है, तीन की बात करें तो 3000 किलोमीटर है, चार की बात करें तो 3200 है, और पाँच की बात करें तो 5000 है। तो तीन और पाँच तो आपको याद रखनी नहीं है। अग्नि तीन की 3000 है, दो की 2000 है, और पाँच की 5000 है। ठीक है, आपको केवल चौथी और पहली ध्यान रखनी है। पहली की कितनी है, 700 किलोमीटर है, और दूसरी की कितनी है, 3200 किलोमीटर। क्या ये पूछे जाते हैं? कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, अग्निफेस्ट की बात करें तो इसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब क्योंकि आपको आकार से देख के पता चल रहा होगा कि छोटी है, तो इसलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। मतलब कन्वीनियंस रहता है पोर्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अग्नि सेकंड की बात करें तो इसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर के आसपास में इसकी रेंज रहती है। अग्नि तीन की बात करें तो लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर रहती है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो है IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है। क्या ये ध्यान रखने हैं? तो यदि आपके सिलेबस में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट लग रहा है, यदि आपका जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए, और करंट के हिसाब से भी छोटा छोटा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अग्नि फोर्थ की बात करें तो इसमें आईआरबीएम जो है ये टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। और फिर अग्नि 5 है, इसकी रेंज 5000 प्लस किलोमीटर है, और ये इसको हम बोलते हैं ICBM। मतलब एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल में ये जा सकती है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये क्या कर सकती है, भारत में रहकर ही मार कर सकती है या फिर हमला कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड, इन दोनों को रिप्लेस करके और किसको स्थान दिया जा रहा है, अग्नि प्राइम को दिया जा रहा है। इसके परीक्षण चल रहे हैं लगातार। जैसे ये स्टेब्लिश हो जाएगी तो इसके बाद में अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड को हम क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो अग्निफेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। चांदीपुर के अंदर इसका सफल परीक्षण किया है, 700 किलोमीटर की रेंज है, 1 टन का इसका पेलोड रहने वाला है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अग्नि 5 जो है इसका लॉन्चिंग जो है वो, या फिर आप ये मानिए कि परीक्षण जो है वो 8 मई को किया गया था। ये बेसिकली ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। ICBM टेक्नोलॉजी के साथ में टेस्टिंग करने के बाद में भारत जो है वो एक एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। और इस एलिट ग्रुप में पहले से कौन कौन शामिल है, आपका अमेरिका शामिल है, चीन शामिल है, रशिया शामिल है, और फ्रांस शामिल है। पांचवें नंबर पर कौन है, तो भारत है। इसका मतलब ये होगा कि भारत में बैठ के ही आप किसी दूसरे महाद्वीप पर क्या कर सकते हो, हमला कर सकते हो। और ऐसा करने की कैपेबिलिटी पहले कितने देशों में थी, 4 के अंदर। नाम बोलो मेरे साथ में वापस। एक तो आपका अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, और चौथा आपका फ्रांस है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो 3 चरण वाला ठोस ईंधन आधारित ये पूरा जो प्रोसेसिंग है वो रहती है। 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। पेलोड की बात करें तो 1 से लेकर 1.5 टन तक इसका पेलोड रहता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना। ये किसमें है, अग्नि 5 के अंदर, अग्नि 5 के अंदर है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप लॉन्च करोगे तो लॉन्च करने के बाद में एक से अधिक जो है इसके अंदर परमाणु हथियार रहते हैं। और जब ऊपर ये चली जाती है, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लो ये मिसाइल जो है ये यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब हमें केवल एक टारगेट नहीं करना, यहाँ पर अलग अलग आतंकवादियों के बेस बने हुए हैं, या फिर अलग अलग जो है वो लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। हमें जो है यहाँ पर अलग अलग लॉन्चिंग पैड पर हमला करना है। तो ऐसी कंडीशन में हवा में जाने के बाद में इसमें क्या होता है, ये जो आपके परमाणु हथियार है इनको अलग अलग डिप्लॉय कर सकती है। जैसे एक परमाणु हथियार यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इन सभी को साथ में क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में, MIRV। क्या बोलते हैं, MIRV बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि एक से अधिक परमाणु हथियार ले जा सकती है। और फिर लास्ट में क्या होगा, अलग अलग दूरी पर अलग अलग स्थिति में अलग अलग लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वदेशी स्क्रैमजेट कम्बस्टर।
ये एक इंजन है, इसका जो है आपको टेस्टिंग की गई है लगभग 1200 सेकंड, मतलब 20 मिनट तक इसको चलाया गया है लगातार। इतना ध्यान रख लेना। कहाँ पर किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक के लिए जो है वो हैदराबाद के अंदर इसका टेस्टिंग करी है। इसको ज़्यादा मत देखना, केवल आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लो कहाँ पर किया गया है, नाम क्या है और लगभग कितनी देर के लिए किया गया है। बेसिकली ये जो इंजन होते हैं वो रॉकेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इनकी टेस्टिंग वगैरह होती है, और इनके तो थ्रस्ट है, मतलब कितना पावर ये जनरेट करेंगे, कितना पावर ये रॉकेट को देंगे और कितने समय तक लगातार चल सकते हैं। अब रॉकेट का ऐसा तो है नहीं कि 3-4 घंटे चल रही होगी, इस इंजन को कुछ लिमिटेड समय के लिए चला के और टेस्टिंग की जाती है। फिर इसका कूलिंग पीरियड देखा जाता है कि भैया ऐसे तो नहीं है गर्म हो गया फिर वो विस्फोट वगैरह होने लग गए। तो ये जो है वो आपका ध्यान रखना स्क्रैमजेट है। इससे पहले हमने C-20 पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। C-20 इंजन के बारे में भी तो पढ़ा था पहले, ध्यान में है क्या? पढ़ो भाई, पिछले अभी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये सूर्यास्तर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो फोटो से आपको दिख रहा है क्या, एक तो मल्टी बैरल है ये सूर्यास्तर जो है वो एक रोक, मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम है ये जो है आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी इंडिया की निम्बे लिमिटेड, निम्बे जो है वो ये निजी क्षेत्र की है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, और इसराइल की कंपनी है एलबिट सिस्टम। इसराइल की तो ये तकनीक है और बनाई किसके द्वारा गई है, निम्बे के द्वारा। तो इसराइल कंपनी की तो जो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, और इसका निर्माण किसने किया है, आपके भारत की निम्बे निम्बे जो संस्था है उसके द्वारा की गई है। ठीक है, खासियत क्या है, खासियत की बात ध्यान रखना, एक तो है इसकी मल्टी बैरल, मतलब एक से अधिक रॉकेट जो है वो आप एक साथ कर सकते हो। जैसे फोटो में यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहे हैं, और 4 8 हो गए, तो 8 बैरल इसमें लगी हुई है, 8 ये पाइप से लगे हुए हैं, मतलब एक साथ में 8 रॉकेट जो है वो आप दाग सकते हो। एक इसकी खासियत है कि दागो और भागो, मतलब आपने यहाँ पर दाग दिया, अब इस ट्रक को भगा के आगे लेके चले जाओ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर दुश्मन के पास में रॉकेट जाती भी है और उसको पता चल गया कि यार यहाँ से एक रॉकेट आई थी, तो वो अगर वहां से जवाबी हमला करता भी है तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, इधर उधर मूवमेंट ले लेंगे। जयपुर के हिसाब से बताऊं, मान लो गुजर की थड़ी पर हम बैठ के और फिर लॉन्च कर रहे हैं, उससे फिर 5 किलोमीटर आगे इधर उधर जाके सिंधी कैंप वगैरह में जाकर हम क्या कर देंगे, दोबारा जो है वो रॉकेट लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इसको जो है वो आप कहीं से रोड से ट्रेन से कहीं से भी जो है वो लॉन्च कर सकते हो। दूसरी चीज, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लॉन्चिंग कहाँ से हुई, तो चांदीपुर ओडिशा में इसका क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है रे स्ट्राइक 9। रे स्ट्राइक 9 जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, पारस डिफेंस, इसके द्वारा हैदराबाद के अंदर इसका जो है वो टेस्टिंग वगैरह की गई है। बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे भविष्य में, और अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में आप देख भी रहे हो, सारे के सारे इन एयर लड़े जाएंगे, मतलब जो है हवाई युद्ध अब हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि जमीन वाली जो सेना है, मतलब जो थल सेना है, उसका कोई काम नहीं रहने वाला। ऐसी कंडीशन में जब ड्रोन को बढ़ावा मिल रहा है तो उन ड्रोन को मारने के लिए, उनसे डिफेंस, उनके प्रति डिफेंस सिस्टम को जनरेट करने के लिए हमने क्या किया है, रे स्ट्राइक 9 जो है ये यहाँ पर सिस्टम तैयार किया गया है। बेसिकली ये करेगा क्या, ये जो है वो 3 से लेकर 9 किलोवोल्ट तक, 3 से 9 किलोवोल्ट तक की लेजर लाइट छोड़ेगा। ये वाली जो है ये लेजर लाइट छोड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि एक मतलब एक से लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई ड्रोन वगैरह आता है, हवाई हमला होता है, तो उसको ये गिराने का काम करेगा। जैसे अब पिछले दिनों में आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपका जैसलमेर वाला जो एरिया है वहां पर हवाई हमले हुए थे। अब ऐसी कंडीशन में वहां पर जो हवाई हमले ड्रोन के माध्यम से हुए थे, उनको ये क्या कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्बे के द्वारा ही वायु अस्त्र चलाया गया है। अब ये जो वायु अस्त्र है ना, इसकी कुछ कुछ खासियत मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो है इसको देखो, वायु अस्त्र है क्या, बेसिकली एक ड्रोन सिस्टम है। ये यहाँ पर ड्रोन दिख रहा है क्या आपको, है ना, दिख रहा है, यहाँ पर ड्रोन दिख रहा है क्या आपको, ये रहा ये। इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है प्रत्येक कंडीशन के अंदर। इसका पोखरण के अंदर भी सफल परीक्षण किया गया है। इसका जो है आपका उत्तराखंड की साइड में पहाड़ों के क्षेत्र में ऊंचाई में भी जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। बेसिकली ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन क्या करता है, एक तो जो है आत्मघाती ड्रोन है। क्या है, आत्मघाती ड्रोन है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये सुसाइड कर लेता है। जैसे इसको आप लॉन्च करोगे, टारगेट करोगे, और टारगेट करने के बाद में अगर आपने ये कहा
कि भैया वहां पर जाकर गिर जाना, तो एक तो गाइडेड रहता है, दूसरी कंडीशन इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, इसमें कैमरे लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वहां पर जाकर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करेगा। और जो एरर होती है भैया, जैसे आपने भेजा तो जैसे बीकानेर वो चला गया जैसलमेर, इस टाइप की, हालांकि इतनी नहीं होती एरर, पर कुछ किलोमीटर की भी होने से बहुत कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी टारगेट आप दोगे वहां पर जाकर ये लैंड इन करेगा, और न केवल खोज करता है, वहां पर जाकर नष्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेलोड की बात करें तो पेलोड 10 किलो तक का भार ले जा सकता है 100 किलोमीटर तक। आ गई बात समझ में? एक है कि ये लगभग जो है वो 90 मिनट तक, 90 मिनट तक क्या कर सकता है, लगातार उड़ सकता है। तो आप एक बात सोचो कि 90 मिनट तक लगातार उड़कर और 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। इतनी दूर से बैठ के ही आप क्या कर सकते हो, किसी को मार सकते हो। आगे बात समझ में? अगर इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी के कारण ये ऑटो रिटर्न टू बेस, आज मतलब जहां से उड़ा था वहां पर वापस आ जाएगा। एक ये होता है कि इसमें एबोर्ट सिस्टम है। एबोर्ट का मतलब है कि मान लो आपने जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने हैं वहां पर आपने क्या किया है, इसको भेज दिया कि वो आतंकवादी ठिकाना हमें नष्ट करना है। अचानक आपको ये पता चलता है ड्रोन के माध्यम से कि वहां तो सिविलियन भी हैं, वहां तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, अब आपको उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ऐसी कंडीशन में इसको मिशन को एबोर्ट करके वापस भी बुलाया जा सकता है। तो ये कुछ खासियत हैं जो इसके अंदर है। नाइट विजन कैमरा इसके अंदर लगे हुए हैं, तो रात में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। कुल उड़ान कितनी रहती है, तो 90 मिनट की उड़ान रहती है। 100 किलोमीटर के आसपास में ये क्या कर सकता है, जो है वो मारक क्षमता रखता है अपनी। नेक्स्ट आपका है तारा। तारा की फुल फॉर्म है टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंशन। टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंशन। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये जो तारा है ये एक प्रकार का बम है, एक प्रकार का बम है। ठीक है, अब इस बम के अंदर जो पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें एक किट लगाया गया है। किट का मतलब है यहाँ पर पंखे वगैरह लगा दिए गए हैं। अब होता क्या है, जैसे ही इसको एरोप्लेन से या फाइटर जेट से ड्रॉप करते हैं, बेसिकली सामान्य जो बम होता है उसमें क्या होता है, जैसे उसको ऊपर से गिराया, अब गिराते ही कंडीशन क्या होगी कि वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो लगेगा, उसके कारण वो नीचे आता है, पर बीच में हवा के फटकारे लग जाते हैं। अगर हवा के कारण उसके मार्ग में विचलन हो गया, आपने डाला तो जैसे यहाँ पर था, अब वो हवा अचानक से चल गई, वो इस साइड में निकल गया। इस परिस्थिति से बचने के लिए इसके पीछे फैन लगाए गए हैं। नेविक सिस्टम, जो हमारा भारत का नेविक सिस्टम है, जिसको हम देसी जीपीएस भी बोलते हैं, वो जो नेविक सिस्टम है वो इसमें लगाया गया है। मतलब प्रॉपर तरीके से ये क्या करेगा, पूरे पाथ को फॉलो करते हुए, रास्ते को फॉलो करते हुए वहां पर लैंड कर देगा और फिर वहां पर जो है वो डिस्पोज करने का काम करेगा। अब इससे फायदा क्या रहने वाला है, देखो साधारण बम अगर आपको किसी बेस कैंप पे या कहीं पर डालना है तो एग्जैक्ट आपको ऊपर जाना पड़ता है। जैसे ये एरोप्लेन है, यहां से जाके और फिर यहां से बम डालेगी तभी इस पे आके गिरेगा। पर क्योंकि इसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, ये अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड कर सकता है, जिस तरीके से हम टारगेट को फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ी दूरी से भी जो है वो इसकी लैंडिंग की जा सकती है। मतलब एग्जैक्ट जो आपका टारगेट है उसके ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर यहाँ पर ही जैसे पास से निकल गए और यहाँ पर आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो बम जो है वो अपने आप से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब इसको जो है वो जगुआर विमान से जो है वो सफल परीक्षण किया है। विशेषता मैंने आपको बता दिया कि भैया इसमें क्या लगेगा, एक किट लगने वाला है, और वो किट क्या करता है, अनगाइडेड जो बम है, अनगाइडेड बम को क्या करेगा, प्रिसीजन गाइडेड बम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसका जो सफल परीक्षण है वो डीआरडीओ द्वारा, और क्योंकि जगुआर का इस्तेमाल किया गया है तो फिर भारतीय एयरफोर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल B3। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि भैया बम के अंदर जो किट लगा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम। तो ये किट लगा हुआ है ना, इस किट की बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि भैया गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड का मतलब ये मान के चलो कि जो टारगेट आपने दिया है वहीं पर जाएगी। आपको ये कहा कि भैया स्कूल में चले जाना, कोचिंग में चले जाना, लाइब्रेरी चले जाना, तो आप घर से निकले और डायरेक्ट जो है वो लाइब्रेरी जाओगे। ये क्या हो गया, गाइडेड हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुर्नूल, कुर्नूल कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा प्रिसीजन गाइड मिसाइल B3 का क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। खासियत क्या है, तो वही सेम है कि भाई इसको जैसे टारगेट देंगे तो उस टारगेट पर जाकर ये क्या कर देगी, जो अपना काम करना है वो कर देगी। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो है वो ऑटोमेटिक रेडीनेस एंड लॉन्च टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है।
इसका मतलब है कि ये अपनी खुद की हेल्थ वगैरह खुद से चेक कर सकती है, ऑटोमेटिक लॉन्च कर सकती है, आपको केवल अपना टारगेट बताना है। ठीक है। और इसकी जो असेंबलिंग है वो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल और अडानी डिफेंस एयर स्पेस हैदराबाद है, इन दोनों कंपनियों से हमने एमओयू किया है डीआरडीओ के माध्यम से। और ये कहा है कि भैया निजी क्षेत्र में भी आप इसका प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो। इसमें ध्यान में रखना दो मोड है, आवाज से सतह में भी मार सकती है, मतलब ऊपर से अगर आप जगुआर वगवार में डाल के फाइटर जेट में और फिर जमीन पे मारते हो तो वो भी काम भी हो जाएगा। इसके साथ साथ में हवा से हवा में भी क्या कर सकता है, ये मारक जो अपना विशेषता है वो दिखा सकता है। मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ एरोप्लेन उड़ रही है और यहाँ भी उड़ रही है, आपको यहाँ से इसको इसको मारना है तो मार सकते हो, और नीचे की साइड में अगर आपको जमीन में गिरवाना है तो वो भी गिरा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप पर क्या किया है, एलआरएएसएम, मतलब स्वदेशी लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का यहाँ पर क्या किया है, परीक्षण किया है। इसकी गति की बात करें तो गति जो है वो 10 मेक है, मतलब ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक स्पीड इसकी है। और मारक क्षमता की बात करें तो 1500 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ से किया है, तो ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया है, जिसे हम कलाम द्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A के तहत है, नीलगिरी जो श्रेणी है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना ये ऑल ओवर चट्टा, और अगर हम मझगांव डॉक लिमिटेड की बात करें तो उससे निर्मित चौथा है। इसका निर्माण किसने किया है, तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। 75% इसके अंदर स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है गैस और डीजल दोनों के संयुक्त ईंधन से भी ये इसको क्या कर सकते हैं, चलाया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो महेंद्रगिरी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी श्रेणी का है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई चट्टा है। अगर हम बात करें मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड एमडीएसएल जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नीलगिरी श्रेणी में कुल मिलाकर 7 जो आपके यहाँ पर युद्धपोत शामिल होने थे, उसमें से ऑल ओवर ये कौन सा है, चट्टा है। परंतु मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से बना हुआ कौन सा है, चौथा है। ऑल ओवर चट्टा है, और एमडीएसएल के द्वारा बनाया गया चौथा है। ठीक है। निर्माण मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है आईसीजीएस अचल। देखो एक तो होता है आईएनएस। आईएनएस का मतलब है कि इसका युद्ध वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक होता है आईसीजीएस। आईसीजीएस का मतलब है कि हम इसे कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल को देंगे। तटरक्षक बल बेसिकली क्या करता है, पेट्रोलिंग करने का काम करता है। जो कोस्ट आपके हैं, मतलब तटीय क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा का काम करता है। सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं तटीय सीमा के, तो उनकी जो है वो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर मॉनिटरिंग करना है, वहाँ पर पेट्रोलिंग करनी है, तो उनका काम जो वो ये रहता है। आईएनएस और आईसीजीएस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईसीजीएस अचल है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको तटरक्षक को हम दे देंगे। ये अत्याधुनिक पोत है। आधिकारिक रूप से इसको 9 मई को जो है वो शामिल कर लिया गया है। कहाँ से किया है, कमीशन का ध्यान रखना, कमीशन जो है इसको गोवा में किया है। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और ये अदम्य श्रेणी का है। अदम्य श्रेणी जो है वो कोस्ट गार्ड से संबंधित है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर पेट्रोलिंग के लिए हमें क्या मिलते हैं, जो पोत वगैरह हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आईएनएस सागर धोनी, जो कि आरपीएससी का बहुत लाडला है। आरपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया है। इसको आपको ध्यान रखना है, वियतनाम के लिए हमने 4 से 8 मई 2026 को रवाना कर दिया है। ठीक है। द्विपक्षीय वहाँ पर जो है वो अभ्यास वगैरह कुछ किए जाएंगे, ट्रेनिंग किए जाएंगे, प्रशिक्षण किए जाएंगे, और फिर ये वापस आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वियतनाम के लिए हमने किसको भेजा है, तो आईएनएस सागर धोनी को भेजा है। वियतनाम के बारे में इंटरनेशनल वाले में भी हमने पढ़ा है। इंटरनेशनल में भी आपको ध्यान रखना है कि भाई वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आए हैं। भारत के जो आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो भी फिर वियतनाम गए हैं। ये जो महीना है इसमें वियतनाम को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है। फिर वही है कि भाई द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी वगैरह करना है, और आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वियतनाम में भेजा है, किसको भेजा है, आईएनएस सागर धवनी को। कब से कब तक, 4 से 8 तक। नेक्स्ट आपका है आईओएस सागर यात्रा, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2 अप्रैल से। जिसकी शुरुआत कब से हुई है, 2 अप्रैल से हुई है, और इसका समापन जो है वो 20 मई को किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आईएनएस सुनैना के द्वारा आईओएस सागर यात्रा के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया था। अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत हुई है, और 20 मई को कोच्चि बंदरगाह के ऊपर आकर वापस से इनकी यात्रा का समापन हुआ है। आईओएस सागर जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया जितने भी समुद्री एरिया हैं उनमें हम क्या करें, सांप्रदायिक भावना बनाकर रखें, सभी मिलजुल कर काम करें। इसके लिए आईओएस सागर यात्रा निकाली गई है। इसमें कुल मिलाकर 16 देश
कितने? 16 देशों को शामिल किया गया था। तो 16 देशों की यात्रा की गई है आईएनएस सुनयना के द्वारा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक जो है वो कौंडिन्य भी वापस आया था यात्रा करके, उसका तो क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो कौंडिन्य की भी हम जो है वो बात कर चुके हैं। मुंबई के अंदर वापस उन्होंने अपनी जो है यात्रा अंत की थी। नेक्स्ट आपका है संघमित्रा। संघमित्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसका निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और जीआरएससी के द्वारा किया गया है। स्वदेशी निर्मित है और इसको बाहुबली जो आपका गार्डियन भी बोलते हैं, बाहुबली गार्डियन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा है। आवश्यकता पड़ने पर इसको पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर एक बड़े अस्पताल के रूप में भी इसको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्वदेशी निर्मित है। इसके निशान की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें, अगर आप इसकी साइट पे जाओगे ना भारतीय वायुसेना की, या फिर आप जो है वो पीआईबी पे जाओगे, तो इसके प्रतीक चिन्ह को लेकर काफ़ी बातें की गई। प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, इसके प्रतीक चिन्ह में सप्तऋषि जो तारामंडल है उसको शामिल किया गया है, और एक लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ को शामिल किया गया। मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस पर एक लाइट लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो मई महीने का करंट अफेयर है टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो सारा का सारा कवर हो गया है। इसके अलावा कोई कुछ प्रमुख घटना नहीं मिली है मेरे को, जो टेक्नोलॉजी के लिए आपको देखनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ इस पूरे सेशन को आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।